बोहर ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने क्या किया था, हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को लिया था, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम इज आल्सो कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम की स्टडी उसने की थी और अपना क्या किया था, एक स्पेक्ट्रम की लाइंस बनाई थी। तो उन लाइंस का नाम क्या था, देखो उसने क्या किया, जब ऊपर वाले जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनसे जब कोई भी लाइट पहले वाले ऊपर वाले जितने भी शेल्स हैं यानी ऑर्बिट है उसमें से अगर सारी लाइट्स या सारे इलेक्ट्रॉन सीधे पहले वाले पर गिर रहे हैं तो उस सीरीज को लाइमन सीरीज बोला था। और जब उसकी वेवलेंथ की कैलकुलेशन करी गई थी तो वो वेवलेंथ आ रही थी यूवी वेव। तो लाइमन सीरीज में जो लाइट्स इमिट होती हैं वो यूवी रेज की होती है, यूवी, ठीक है, लैम्डा उनका यूवी रेज में आता है। जब ऊपर से सेकंड वाले, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, ऊपर से सेकंड वाले शेल पर गिर रहा था, सेकंड वाले ऑर्बिट पे गिर रहा था लाइंस या फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे जो लाइट इमिट हो रही थी वो विजिबल रे में आ रही थी। समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जितनी भी ले लो, पास्चन सीरीज, इसको बामर सीरीज कहते हैं, बामर सीरीज विजिबल होती है, लाइमन सीरीज यूवी होती है, और उसके ऊपर जितना में जाओगे पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, ये जितने सारे इंफ्रारेड थे। तो यहां पर आपको ज्यादातर तीन ही लाइनें दिखाई दे रही हैं, एक तो लाइमन सीरीज में यूवी रेज, एक विजिबल रे और एक आईआर, ठीक है, तीन के अलावा तो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसीलिए इसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये लाइन स्पेक्ट्रम यूज करके ही बोहर ने अपने सारे रिजल्ट दिए थे। आ रहा है समझ में? तो बेसिकली यहां पर इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेज, ये रेज ही बाहर निकल रही थी। लाइन स्पेक्ट्रम को डिजाइन करने के बाद बोहर ने अपने सारे रिजल्ट निकाले। तो आप लोग याद रखना है कि भैया लाइमन सीरीज में जो ऑर्बिट होता है जहां पर सारे इलेक्ट्रॉन आके गिरते हैं वो 1 होता है और वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं। बामर सीरीज में नंबर 2 पर आके इलेक्ट्रॉन गिरते हैं, विजिबल रेज होती हैं। पास्चन में नंबर 3 पर आकर गिरता है और इंफ्रारेड होता है। ब्रैकेट में नंबर 4 पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। पी फुंड में नंबर 5 पे आके गिरता है और ये भी इंफ्रारेड होता है। तो इस तरह से इंफ्रारेड रेज नीचे, बस उसके बाद तो इंफ्रारेड ही है। तो 3 तरह की आपको वेवलेंथ वाली वेव दिख रही है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इसी पर से सवाल आ जाता है, लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फुंड, कौन सा उनका ऑर्बिट नंबर होता है? ये है स्पेसिफिक ऑर्बिट नंबर। 1 पर गिरेगा तो लाइमन, 2 पे गिरेगा तो बामर, 3 पे गिरेगा तो पास्चन, 4 पे गिरेगा तो ब्रैकेट और 5 पे गिरेगा तो पी फुंड। अल्ट्रावायलेट दिख रही है तो लाइमन, विजिबल दिख रही है तो बामर, नियरली इंफ्रारेड है तो पास्चन, मिड इंफ्रारेड है तो ब्रैकेट और फार इंफ्रारेड दिख रही है तो पी फुंड। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया था, कुछ रिलेशंस भी निकाले थे, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद कर लो कि 1/लैम्डा ये काम आएगा आपको न्यूमेरिकल निकालने में। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ये होता है एटॉमिक नंबर की स्क्वायर। उसके बाद 1/n इनिशियल स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां गिरा है, माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर, कहां से आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये कहता है कि उसकी आप वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1/लैम्डा को वेव नंबर कहते हैं। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई होती है, अगर आप चाहो तो आप याद भी कर सकते हो, 1.0967 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मीटर इनवर्स क्यों आया, क्योंकि 1/लैम्डा लिखा हुआ आपने।